साल 2012 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 97th अमेंडमेंट, जो 15 फरवरी 2012 से इफेक्ट में आया। इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए कुछ चेंजेस, जैसे पार्ट 3 के आर्टिकल 19(1)(c) को अमेंड किया गया जिससे कोऑपरेटिव्स को प्रोटेक्शन मिल सके। इसके साथ ही पार्ट 4 में इंसर्ट किया गया आर्टिकल 43B को, और इसके अलावा पार्ट 9B को भी इंसर्ट किया गया, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक के आर्टिकल्स को शामिल किया गया। अब रिसेंटली 20 जुलाई 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर एक जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को स्ट्रक डाउन कर दिया है। लेकिन क्या पूरे पार्ट 9B को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है या फिर माजरा कुछ और है? और अगर 97th अमेंडमेंट से जुड़े पार्ट 9B को खत्म किया गया है तो आर्टिकल 19(1)(c) में हुए अमेंडमेंट एंड इंसर्ट किए गए आर्टिकल 43B का क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं तो आइए समझाते हैं आपको। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं लीगल ग्रेविटी। आज हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इससे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। इस केस में जजेस ने 2-1 की मेजॉरिटी से अपना जजमेंट देते हुए पार्ट 9B को इस ग्राउंड पर स्ट्रक डाउन कर दिया कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो के तहत कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन यानी कि अनुसमर्थन जरूरी था, जो कि नहीं लिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अमेंडमेंट जिस सब्जेक्ट पर लाया गया था वो स्टेट लिस्ट की एंट्री 32 में आता है, और क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के बावजूद भी इस पर स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन नहीं लिया गया, तो 97th अमेंडमेंट से जो पार्ट 9B इंसर्ट किया गया था उसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब बात करते हैं इस जजमेंट के उस इंटरेस्टिंग पॉइंट की जो इसका मेन पॉइंट भी है। तो जजमेंट के इतने पार्ट पर तो तीनों जजेस आपस में सहमत थे, बट जस्टिस जोसेफ डिसेंट में तब चले गए जब मेजॉरिटी ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को इन्वोक किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मेजॉरिटी ने अपना वर्डिक्ट देते हुए ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B वहां तक ऑपरेटिव रहेगा जहां तक वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करता है, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो यूनियन टेरिटरीज के लिए हों। यानी कि मेजॉरिटी ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पार्ट 9B के आर्टिकल 243ZR एंड आर्टिकल 243ZS को स्ट्रक डाउन नहीं किया है। लेकिन जस्टिस जोसेफ, जिन्होंने मेजॉरिटी से असहमति जताई थी, उनका ये कहना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इस अमेंडमेंट पर लागू नहीं होता और पूरा अमेंडमेंट खत्म किया जाना चाहिए। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है? तो सेवरेबल का मतलब होता है अलग करने लायक या काटने लायक, यानी कि कुछ ऐसा जिसे किसी चीज से अलग किया जा सकता हो। इसीलिए इस डॉक्ट्रिन को हिंदी में पृथक्करणीयता के सिद्धांत का नाम दिया गया है। इस डॉक्ट्रिन का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी या फिर टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को लेकर आया है, जिसका सिंपल सा काम ये देखना है कि कोई एक्ट फंडामेंटल राइट से कितना या किस सीमा तक इनकंसिस्टेंट है या फिर कॉन्ट्रावेंशन में है, और जितना एक्ट इनकंसिस्टेंट या फिर कॉन्ट्रावेंशन में होता है, अगर एक्ट के उतने पार्ट को कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दे तो बचा हुआ पार्ट क्या इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा, और अगर वो एक्ट ऐसे सर्वाइव कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उस एक्ट को बचा लिया जाता है और बाकी के एक्ट को खत्म कर दिया जाता है। इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को कई केसेस में इन्वोक कर चुका है, जिसमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है किहोतो होलोहॉन वर्सेस जेचिल हुका। ये केस 1992 का है। लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हेल्प ली है। आपको याद हो तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ईयर 1985 में 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। इसके पैरा 7 को इस किहोतो होलोहॉन के केस में चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करते हुए इस पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। पैरा 7 कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन पर रोक लगाता था। किहोतो होलोहॉन के केस के अलावा कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र के मामले में जजमेंट देते समय डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स 2021 के हालिया मामले को भी ध्यान में रखा, जिसमें जजमेंट दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक फीचर को वायलेट नहीं करता है
और पूरा अमेंडमेंट एक्ट वैलिड डिक्लेयर किया गया था। अब इतना जानने के बाद केस की उस 9 साल पुरानी कहानी को भी जान लेते हैं जहां से कि पूरा मामला शुरू हुआ। 22 अप्रैल 2013 का दिन था जब राजेंद्र एन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने एक PIL पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया पार्ट 9B, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर आर्टिकल 243ZT तक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के तहत ली जाने वाली स्टेट लेजिस्लेचर्स की सहमति या कहें रेटिफिकेशन नहीं लिया गया है। अब गुजरात हाई कोर्ट के इसी वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह एंड अदर्स के मामले में अपहेल्ड कर दिया, बट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के साथ। अब यहाँ उन ग्राउंड्स को भी एक नजर देख लेते हैं जिनके बेसिस पर मेजॉरिटी ने अपना जजमेंट दिया एंड जस्टिस जोसेफ डिसेंट में रहे। पहले बात करते हैं मेजॉरिटी वर्डिक्ट ग्राउंड्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को इन्वोक करते हुए मेजॉरिटी ने कहा कि पार्ट 9B का आर्टिकल 243ZR ये क्लियर करता है कि इस पार्ट के यानी कि पार्ट 9B के जो प्रोविजन है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे। जैसे कि समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आर्टिकल 243ZI से 243ZQ में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट आया, वहां ऐसा समझा जाएगा कि पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया हो। और इसलिए कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की साइड से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के उस आर्ग्यू को भी ध्यान में रखा जिसमें अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि हमने पार्ट 9B में 2 सेपरेट पार्ट्स बनाने के बजाय इस रेफरेंस वाले वेल नोन लेजिस्लेटिव डिवाइस को यूज करके आर्टिकल 243ZR को रख दिया था, नहीं तो हमें 2 सेपरेट सब पार्ट्स बनाने पड़ते, जिसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता और दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता। अब इन पूरे आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मेजॉरिटी ने यह जजमेंट दिया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मैटर को हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे ये पार्ट 9B के अंदर एक अलग से बनाया गया सब पार्ट है, और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला मैटर स्टेट लिस्ट पर भी इफेक्ट नहीं डालता है, और ना ही इसके लिए ना तो हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन हुआ है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट की गई है। इसीलिए मेजॉरिटी में रहे जस्टिस RF नरीमन एंड जस्टिस BR गवाई ने ये जजमेंट दिया कि पार्ट 9B केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए स्टक डाउन है एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये ऑपरेटिव रहेगा, दोनों के लिए, चाहे स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो। अब हम ये स्टेट वाला मैटर तो क्लियर कर दिए जो आर्टिकल 243ZR में आ जाता है, बट ये यूनियन टेरिटरीज, तो इसके लिए आर्टिकल 243ZS है जो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। तो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसे भी मेजॉरिटी ने अपने जजमेंट में बनाए रखा है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ ये जजमेंट का मेन पार्ट लागू हो जाता है, यानी कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो केवल उसी यूनियन टेरिटरी तक लिमिटेड है तो उस पर अब से पार्ट 9B लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वहां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, यानी कि जो उस यूनियन टेरिटरी और किसी स्टेट में भी काम करती है, तो उसके लिए पार्ट 9B के प्रोविजंस ऑपरेटिव होंगे। इसी के साथ आर्टिकल 19(1)(c) एंड आर्टिकल 43(b) को भी इस जजमेंट में बनाए रखा गया है, क्योंकि इसके अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के तहत रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। तो अपने लंबे चौड़े भाषण के बाद मैं अब आपको बता देती हूँ जिस्ट ऑफ मेजॉरिटी जजमेंट, जो ये है कि पार्ट 9B के आर्टिकल 243ZI से लेकर आर्टिकल 243ZQ एंड आर्टिकल 243ZT अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं जहां तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, और अब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये इस्तेमाल में नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो के तहत ये नहीं लाए गए थे। मेजॉरिटी के बाद अब चलते हैं डिसेंट की तरफ। तो जस्टिस जोसेफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करने को लेकर डिसेंट में रहे। उनका कहना था कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लागू करने के लिए एक श्योरर फाउंडेशन होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित नींव होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जब एक बार आर्टिकल 243ZI से लेकर 243ZQ तक के प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करके उन प्रोविजंस को बनाए रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 243ZR एंड आर्टिकल 243ZS इन प्रोविजंस के बिना
सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये जजमेंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो दोबारा चलाकर पुनः समझने का प्रयास करें। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के फैन हैं तो लीगल ग्रेविटी को सब्सक्राइब करो ना।